भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। पिछली जो मेरे वीडियो थी वो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर ही थी, ये वाली वीडियो जिसे आपने देखा होगा। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी पहले आप इस वीडियो को जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में पॉलिटी सेक्शन में आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिटेल्ड यहाँ पर लेक्चर लिया है, जिसे मैंने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हो सकते हैं, जो भी उसकी पावर होती है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसके ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, जिससे संबंधित जितने भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने वहां पे समझाया है काफी ही अच्छे तरीके से। और ये जितनी भी चीजें हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वाले वीडियो में अगर इन 60 प्रश्नों को आप सही तरीके से करना चाहते हैं और अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि ये जो 60 प्रश्न हैं उनमें से आपको कितना आता है, तो इससे पहले आप मेरी पहले वाली वीडियो को जाकर देखिए। यहाँ पर आप इस वीडियो के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसे रिवाइज करिए और देन आफ्टर यहाँ पर आ करके आप इन सभी 60 प्रश्नों को हल करिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपकी जो क्वेश्चन की जो लर्निंग पावर है वो स्किल बढ़ेगी और आप ज्यादा प्रश्नों को याद कर पाएंगे और ऐसे में आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे देख रहे हैं। आप मुझे फेसबुक चैनल के साथ साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर मुझे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो का पीडीएफ और लिंक दोनों ही अपने चैनल पे प्रोवाइड कराता हूं। इसलिए आप वहां पे जाइए और ज्वाइन करिए। वहां पर मैं क्विज भी डालता हूं, जिससे आपकी डेली की प्रैक्टिस भी होती रहती है, तो आपको वहां से बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तो आप वहां पे जाइए और उसे आप ज्वाइन करिए। चलिए आज के पहले प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है, भारत संघ की कार्यपालिका के प्रधान को क्या कहते हैं? व्हाट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन कॉल्ड? आप इन सभी प्रश्नों को आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो लाइव आ रही है और इस लाइव में आप अपना कमेंट सेक्शन में जाकर के, लाइव वाले चैट में सेक्शन में जाकर के वहां पे इसका लाइव आंसर आप दे सकते हो। अगर आप इस वीडियो को लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट में आप इन सभी प्रश्नों को आंसर को करें और उसके बाद जितने प्रश्न आपने सही किए हैं उन सभी को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि आप 60 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हुए हैं। चलिए, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। जितने भी भारत की सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो लॉ पास किए जाते हैं, वो सभी के सभी लॉ जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इवन दैट जो फॉरेन ट्रेड होते हैं, फॉरेन रिलेशनशिप होते हैं, जो दूसरे देशों के साथ जो अग्रीमेंट होते हैं, जो समझौते होते हैं, वो सभी के सभी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। इसलिए भारत की जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र पर निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात बताई गई है ना? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट व्हिच शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर बाय हिमसेल्फ और बाय ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन। तो कौन से आर्टिकल में है? तो आपका आंसर हो जाएगा 53। 53वें आर्टिकल, 53वें अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी जो पावर होगी वो संघ कार्यपालिका की जितनी शक्ति होगी या तो वो उसमें खुद में रखेगा या फिर उसके द्वारा जो अधीनस्थ अधिकारी होगा उसके अंदर ये निहित होगी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके आने वाले जो एग्जाम है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर यूपी के पीईटी जो टेस्ट होते हैं, इन सभी पेपर में यहाँ से संविधान से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर होता है वो भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और ऐसे में सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने इसके पहले एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने ये बताया है कि आरआरबी 7th फेज एग्जाम के प्रिपरेशन 30 डेज में आप कैसे करेंगे। उससे मैंने जीके के टॉपिक्स को डिसाइड कराया है कि कौन कौन से टॉपिक कब कब तैयार करने हैं। उसके बिहाफ पर मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है?
तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ही होता है। और ये किस तरीके से होता है, किस अनुच्छेद में दिया जाता है, इसका आंसर आपको करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 54वां। 54वें अनुच्छेद में ये बात बताई गई है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रणाली द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 की बैठक में किसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? तो आपको ये तो पता ही होगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब पदभार संभाला था? जैसे अभी पढ़ा आपने कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने इस पदवी को कब धारण किया था, कब वो अपना पदभार संभाले थे, इसका आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों के जवाब खुद ब खुद दे रहे होंगे, और अगर आप टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, उस तरीके से आप अपने आप को चेकआउट भी कर लेंगे। चलिए, छठा प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कितने मतदाताओं का प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर होना जरूरी है? यानी कि अगर कोई प्रेसिडेंट, कोई राष्ट्रपति बनने का अगर कोई उम्मीदवार है तो उसके लिए प्रस्तावकों की जरूरत होती है, मतलब रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। तो कितने लोग उसे रिकमेंड करते हैं? तो वो कहते हैं 50 लोग। 50 लोगों के द्वारा उसको प्रस्तावित किया जाना होना चाहिए, और 50 लोग के द्वारा ही उसे नामित भी किया जाना चाहिए, तब जाकर के वो यहाँ पर उम्मीदवार बनने के लायक हो सकता है, तभी उसकी उम्मीदवारी मान्य होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, या फिर आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सातवां प्रश्न है, ननकान दाखिल करते समय उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में कितने रुपए जमा करने का प्रावधान है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15,000 रुपए। यानी कि जब राष्ट्रपति उम्मीदवार अपने को कैंडिडेट एज ए रिप्रेजेंट करता है तो उसे वहां पर कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है, तो वो सिक्योरिटी मनी जो होती है वो 15,000 रुपए उसे जमा करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है ना? निर्वाचन की पद्धति यानी कि जो राष्ट्रपति होगा उसका किस तरीके से निर्वाचन होगा, क्या एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होगा, या फिर उसकी जो निर्वाचन करने की जो विधियां हैं कि कौन कौन उसके निर्वाचन में भाग ले सकता है, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य वो भाग लेंगे, जो नामित हुए हैं या नहीं नामित हुए वो सदस्य भाग ले सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह की जो भी विधियां हैं वो आर्टिकल 55 में बताई गई हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो कितनी आयु होनी चाहिए, है ना। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफी ज्यादा जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे कि CHSL, CGL, इस तरह के पेपर में, इवन रेलवे के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी प्रधानमंत्री की पदवी के लिए ये एज कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, संसद का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 साल होनी ही चाहिए। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर उसे पद से कैसे हटा सकते हैं? बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति है तो ऐसा है नहीं कि उसको राइट हो गया है, वो देश का सबसे सुप्रीम है, जी बिल्कुल है, बट उसके ऊपर भी संविधान होता है, संविधान का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। और ऐसे में अगर प्रेसिडेंट संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के अनुसार उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, और इस तरीके से उसे उसके पदवी से हटा दिया जाता है। ये महाभियोग लगाने का क्या प्रोसीजर होता है ये मैंने डिटेल्ड में अपने पिछले वाले वीडियो में मैंने पहले से ही बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उनका क्विज वाइज क्वेश्चन और आंसर करा रहा हूँ। इसका जो भी डिटेल्ड आंसर अगर आपको जानना है तो आप इसके पहले वाली जो मैंने वीडियो डाली है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वहां पे आप पॉलिटी सेक्शन में जाइए और उसको देख लीजिए। पूरा का पूरा जो है ना आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 60 प्रश्न है और अगर मैं सबका डिटेलिंग करने लगूंगा तो यहाँ पे मे भी 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं, तो ऐसे में ये काफी लंबा टाइम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होनी चाहिए, यानी कितने साल तक वो अपने पद पर बना रह सकता है अगर उसका एक बार चुनाव हो जाता है। तो और ये बात किस में लिखी है? अनुच्छेद 56 में। तो अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत 5 साल तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, उसके बाद उसे या तो दोबारा चुनाव लड़ना होगा या फिर कोई नया
बनेगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवाय अन्य किसी विधि से भी नहीं हटाया जा सकता? जी बिल्कुल, यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ना तो कोई ऑर्डर दे सकता है, ना ही और कोई विधियां हो सकती हैं। ये उसको हटाने के लिए दो ही विधियां होती हैं। एक तो होती है कि महाभियोग लगाया जाएगा, जैसे 56 में है तो उसकी पदावधि, और 61 में उसके ऊपर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगाने की विधि है। दूसरा ये हो सकता है कि वो खुद ही रिजाइन कर दे, है ना। अगर वो खुद रिजाइन कर दे तो वो हट सकता है, या फिर अगर उसे हटाना है तो आर्टिकल 61 के अनुसार उसे महाभियोग लगा के हटा दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के प्रमुख अधिकारी कौन नियुक्त करता है ना। हु अपॉइंट द चीफ ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हो सकते हैं उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति होता है। और ये राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर होती है, मतलब कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, तो कार्यकारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित करती हैं, और अपने इसी शक्ति के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है संघ सरकार के प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त करता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति ही इन सभी अधिकारियों को नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इन सब की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जितनी नियुक्तियां होती हैं उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए। और ये जो नियुक्तियां होती हैं जितनी भी, वो सभी के सभी राष्ट्रपति के कार्यकारी जो उसका पावर होता है, एग्जीक्यूटिव जो पावर होता है, उसके अंतर्गत ये करता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। चलिए आगे है, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने व्यक्ति नामित करने का अधिकार है? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को नामित किया जाता है। इसके पहले आपको ये भी जानना होगा कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो भारत में राज्यसभा की कुल मतलब मैक्सिमम जो सीट हो सकता है वो 250 हो सकता है, लेकिन रिसेंट में अभी के टाइम पे यहाँ पे 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 सीटें जो होती हैं वो राज्यों से होती है। राज्य के अलग अलग राज्यों से जो वहाँ पे सांसद सेलेक्ट करके आते हैं, नॉमिनेट होकर के आते हैं, नॉमिनेट नहीं कहेंगे उन्हें, उनका इलेक्शन होता है और वो वहां से आते हैं, तो वो 233 होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी अपने तरफ से नॉमिनेट कर सकता है, नामित कर सकता है, और उनकी संख्या होती है 12। ये 12 लोग कला से, शिक्षा से, है ना, जो भी अलग अलग क्षेत्रों से, खेल से, स्पोर्ट्स से, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था, तो ऐसे लोग जो काफी एजुकेटेड होते हैं, हाईली प्रोफाइल्ड होते पर्सन, ऐसे लोगों को यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने व्यक्तियों को नामित किया जाता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति अपने अपने विवेकाधीन विचारों का उपयोग करके नामित कर सकता है, वैसे लोकसभा में भी करता है, लेकिन लोकसभा में वो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को नामित करता है, और वो जो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको ही नामित ये करा जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि अभी के टाइम में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया कि एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति नामित करता है अब उनको नामित नहीं करेगा। आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि वो कौन सा अमेंडमेंट था, किस भारत के कौन से अनुच्छेद में उसको संशोधित किया है, जिसके तहत भारत में जो 2 एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था अब उनको हटा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात कानून का रूप ले लेता है ना। तो जो भी विधेयक जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पे अगर पास होता है तो पास करने के बाद फाइनली वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब तक उस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा तब तक वो बिल कभी भी लॉ नहीं बन पाएगा, है ना। तो इस तरीके से राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करके, उसके बाद कई वीटो पावर भी होती है। मैंने वीटो पावर के ऊपर भी वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है किस तरीके के विधेयक बिल को वो हटा सकता है, अपने पास रख सकता है, या उसे दोबारा पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो ये सारी बातें मैंने वहां पे बताई हुई है, आप उसे देखिए और उसे समझिए। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है जब उसे साइन कर देगा तभी कोई भी बिल वहां पे नियम बन जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को संसद के पास पुनः भेजना क्या कहलाता है ना। उसकी ये वीटो पावर होती है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया है और उसे पुनः विचार के लिए दोबारा भेज देता है, रीसेंड कर देता है, तो ऐसे में उस चीज को हम क्या बोलेंगे? क्या निलंबनकारी वीटो होगा, पॉकेट वीटो होगा, अत्यंतिक वीटो होगा, या फिर टू रिटर्न? तो यहाँ पर उसके द्वारा भेजे जाने को प्रक्रिया को हम कहते हैं निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो।
इन सभी वीडियोस के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आप उसे जाकर जरूर देखिए अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक को अनुमति न देकर अपने पास रख लेना क्या कहलाता है ना? तो ये भी उसको वीटो पावर होती है, जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक के ऊपर अपनी कोई भी जो उसका सेंस होता है वो कुछ बोलता नहीं है उसके ऊपर, और उसे अपने पास ही रख लेता है। तो इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, है ना? ऐसा भी कहा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसकी पॉकेट अमेरिका के राष्ट्रपति से बड़ी होती है। इसे बिग पॉकेट बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी पॉकेट में अगर रख लेता है किसी विधेयक को, तो दोबारा उसके ऊपर ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही उसे कोई मांग सकता है कि आप इस पे अपनी राय दीजिए। इस तरीके से ये जो विधेयक होता है हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। चलिए, अगला है, यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो अब राष्ट्रपति कैसे कानून बना सकता है ना? क्योंकि जो भी भारत में कानून बनते हैं वो तो संसद के अधिवेशन में बनेंगे। वो अगर अधिवेशन जैसे कि बजट अधिवेशन चल रहा हो, मानसून सेशन चल रहा हो या फिर विंटर सेशन चल रहा हो, तो उसी टाइम पे ये जो भी नियम से होते हैं वो बनते हैं। अगर नहीं चल रही हो और नियम बनाना जरूरी हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। आपको मुझे बताना है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कौन से अनुच्छेद के अनुसार करता है? आप मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, जल, थल और वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है ना? जितने भी सेनाएं होती हैं अपनी, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है ना? जुडिशियल पावर में अगर राष्ट्रपति को कोई शक्ति प्राप्त है तो वो है क्लेमेंसी, यानी कि क्षमादान की शक्ति, जिसमें किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई दंड का प्रावधान किया गया है तो वैसे में राष्ट्रपति अपने द्वारा उसके दंड की सजा को कम कर सकता है, उसके स्वरूप को बदल सकता है या फिर उसे माफी भी दे सकता है। तो ये सारे प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जाती। बिल्कुल, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में ही पास की जाती है, इसे राज्यसभा में पहले ही नहीं पास किया जाता। पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। और धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन बताता है? इसका भी आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा कि धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, ये कौन बताएगा? क्या राज्यसभा का सभापति बताएगा, या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बताएगा, या राष्ट्रपति बताएगा, या प्रधानमंत्री बताएगा? आप मुझे जरूर आंसर करिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो आपको आंसर करना है कि धन विधेयक के लिए स्वीकृति कौन देता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के लिए स्वीकृति यहाँ पर देता है। देश की आकस्मिक निधि पे किसका नियंत्रण होता है, यानी कॉन्सोलिडेटेड जो फंड होता है उसके ऊपर किसका यहाँ पे नियंत्रण होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है जो उसके ऊपर नियंत्रण रखता है, भारत की आकस्मिक निधि के ऊपर। किस संविधान के संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मात्र रबड़ की मुहर बनकर रह गया था, है ना? तो भारत का जो 42वां संविधान संशोधन था उसके अनुसार राष्ट्रपति जो था मात्र रबड़ की मुहर बन के रह गया, क्योंकि इस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्यकारी कर दिया गया कि अगर कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी बिल बन करके आता है और उसे राष्ट्रपति रीसेंड कर देता है तो उसे दूसरी बार उसे साइन करना ही पड़ता है, और जो भी वो निर्णय लेगा वो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं उनकी सलाह पर ही वो अपने कार्यों को करता है। इसलिए राष्ट्रपति जो होता है एक मात्र रबड़ बैंड ही होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सारे कार्य जो है किसके परामर्श से करता है ना? राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो किसकी सजेशन से करेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट टू ऑल द वर्क। तो वो आपका जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल यानी प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल के अकॉर्डिंग ही वो अपने सारे कार्यों को करता है। चलिए, 29वां नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार नए राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के पूर्व कर लेना चाहिए, है ना? राष्ट्रपति का जो भी निर्वाचन होगा, यानी कि पुनः निर्वाचन की जो बात की जाती है राष्ट्रपति का, वो कब किया जाता है? तो आर्टिकल 62 के अनुसार जो होता है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होता है, और इस निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की समाप्ति से पहले ही उसको प्रक्रिया को कर लिया जाता है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भारत में इस तरह के आपातकाल जो प्रक्रिया है वो लगती रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने तरह से आपातकाल लग सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो में डिटेल में ये चीजें बताई हैं, और आपको पता होना चाहिए कि भारत में 3 तरीके से राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल इमरजेंसी लगाई जाती है। वो तीनों अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360।
अनुच्छेद 352 में ये बताया गया है कि भारत के द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 356 में क्या होता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360 में वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो इस तरीके से भारत का राष्ट्रपति 3 आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और इन आपातकाल के क्या प्रोविजन होते हैं, किस आधार पर लगाए जाते हैं, कब कब भारत में लगे हैं, ये सारा डिटेल मैंने वीडियो में बताई हुई है, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन आपातकाल की घोषणा हो चुकी है ना, कब तक और कितनी बार हो चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है ना। अब इन तीनों के बारे में आपको जानना भी चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, है ना। तो देश में सबसे पहली बार भारत में अगर आपातकाल की घोषणा हुई थी, वो हुई थी 26 अक्टूबर 1962 में, है ना, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तो चाइना के साथ युद्ध के टाइम पे भारत में सबसे पहली बार, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप इनको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, और आप इसे जरूर डे बाय डे आप रिवाइज करिए, लर्न करिए और इसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। 26 अक्टूबर 1962 को जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे भारत ने यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति ने यहाँ पे 26 अक्टूबर को आपातकाल की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, है ना, क्योंकि भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो यहाँ पे दूसरी बार जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 3 दिसंबर 1971 को हुई थी, जब भारत जो है बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था। तो ऐसे में भारत में भी दोबारा से इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, वो 3 दिसंबर 1971 से शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी बार जो आपातकाल की घोषणा हुई थी उसका एक अलग ही बेस था, जिसका जो कि निराधार था और जिसे काले दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और वो दिन था 25 जून 1975। इंदिरा गांधी के टाइम पर इस इमरजेंसी को लगाया गया था, और आंतरिक विद्रोह के आधार पर इसको लगाया गया था, जिसकी वजह से इसे एक तरीके से प्रधानमंत्री का एक अपना डिक्टेटरशिप बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी। ये प्रश्न मैंने शायद आंसर पहले ही बता दिया, तो आपको पता हो चल गया होगा कि तीसरी बार जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो आंतरिक शांति के आधार पर की गई थी, आंतरिक अशांति के आधार पे, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद में भारत में संविधान संशोधन किया गया, और 42वें संविधान संशोधन के अनुसार इसे बताया गया, इस चीज को हटा करके सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अब राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, यानी कि आंतरिक अशांति को आधार मानकर राष्ट्रपति शासन या फिर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता है अब, ठीक है। अगला है 36 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए, है ना। राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा करता है तो संसद के समक्ष उसको कितने दिनों में रख देना चाहिए, ताकि संसद उसे पास कर सके या फिर फर्दर उसे बढ़ाया जा सके। तो वो 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर उसे संसद के सामने रखना ही पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 के अनुसार यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब अक्टूबर 1962 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत में, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के टाइम पर सबसे पहली बार चाइना के युद्ध के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है ना। नेशनल फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, तो वो भारत में अब तक कभी भी नहीं लगाया जाता है ना। जो वित्तीय आपात होता है वो भारत में अगर ऐसा लगता है कि जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है या भारत का जो रिजर्व है अब वो लगभग 0 हो चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि अभी तक कभी भी नहीं लगा है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी स्थिति ना आए। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहली बार भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो वो था राज्य पंजाब। जी बिल्कुल, पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा
समस्त विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न संकट में आपातकाल की घोषणा का अधिकार होता है ना। तो यहाँ पर जो बात की जाती है कि युद्ध विदेशी आक्रमण की बात की गई है, तो विदेशी आक्रमण के समय भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है और ये जो होता है आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। चलिए आगे है, किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन न चल पाने के कारण राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकता है ना। कि अगर मान लीजिए कोई राज्य, जैसे भारत में कुल 28 राज्य है और उसमें से किसी एक ऐसे राज्य या दो ऐसे राज्य हैं जहां का मुख्यमंत्री संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्य को नहीं कर रहा है और ऐसे में राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जी बिल्कुल वहां पर संविधान के अनुसार कार्य नहीं किए जाते हैं, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति शासन जैसे ही लागू होता है वहां की जो विधानसभा होती है वो भंग हो जाती है और पूरा का पूरा जो कार्यभार होता है वो राज्यपाल के अकॉर्डिंग ऑन द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति के अनुसार राज्यपाल के द्वारा वहां पे शासन किया जाता है। तो वो होता है आर्टिकल 356 है ना। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल है, समस्त भारत या किसी राज्य में आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय में वित्तीय संकट की घोषणा की जाती है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। वित्तीय आपात जो होती है भारत में 360 अनुच्छेद 360 के तहत यहाँ पे लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन दिया जाना होता है ना। यानी कि संवैधानिक आपात की स्थिति में अगर अनुमोदन दिया जाना है तो कितनी समय में उसे दे दिया जाना चाहिए, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 माह के भीतर होता है। 2 माह के भीतर संवैधानिक आपात की स्थिति की घोषणा संसद द्वारा, यानी कि जब से पहले आपने सुना था कि अगर प्रेसिडेंट आपातकाल की घोषणा करता है तो उसे संसद के सामने 1 महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा और 2 माह के भीतर उसको अनुमोदन अपना देना होगा कि ये सही है या गलत है, इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि किस राज्य में रही है ना, सबसे ज्यादा समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा हुआ था, तो वो पंजाब में लगा हुआ है। लगभग अगर सारे अब तक के जितने भी पीरियड है, जितने भी टाइम तक लग चुका है, तो कुल मिलाकर के लगभग 10 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा है पंजाब में। हालांकि ये कंटिन्यू नहीं रहा है, लेकिन ये बार बार ऐसा शासन लगने की वजह से अगर सारे दिनों को काउंट कर लिया जाए तो वो 10 साल हो जाते हैं और इतने लंबे समय तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। चलिए अगला, यहाँ पे आपको मैं डेट बता दूं कि ये जो डेट है 11 जून 1987 से लेकर 25 फरवरी 1992 तक, ये सबसे लंबे समय तक के लिए लगा हुआ है और सबसे ज्यादा दिन भी यही लगा हुआ है ना। जो मैं बता रहा था वो सबसे ज्यादा दिन के लिए था कि सबसे ज्यादा दिन कुल दिनों को मिलाकर 10 साल होता है और लंबे समय तक लगातार 1987 से लेकर के 25 फरवरी 1992 तक लगभग 5 साल के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगातार लगा हुआ था। तो ऐसे में ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ है ना। नंबर ऑफ टाइम्स, एक तो होता था कि नंबर ऑफ दिनों की संख्या सबसे ज्यादा पंजाब में है और सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है, तो वो सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगा है और ये कुल मिलाकर के 10 बार यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का शासन भार कौन संभालता है। मैंने पहले ही बताया है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो वहां का जो पदभार है वो उप राज्यपाल के द्वारा वहां पे लगाया जाता है। उप राज्यपाल जो होता है, राज्यों में गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के आदेश पर यहाँ पर शासन करते हैं, वहां की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। चलिए आगे है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का शासन भार कौन संभालता है ना। जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अंदर होता है तो उस राज्य का शासन भार कौन संभालता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आदेश पर ही राज्यपाल वहां का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352(1) के अनुसार आपातकाल निर्णय की लिखित सूचना किसे देना आवश्यक है ना। अगर राष्ट्रपति शासन लग रहा है, आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो उसकी लिखित सूचना देनी होती है केंद्रीय मंत्रिमंडल को है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पर देना होता है और ये अनुच्छेद 352(1) के तहत घोषित है। 50वां प्रश्न है, आपने हाफ सेंचुरी पार कर लिए प्रश्नों की और उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको लग रहा होगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और अगर ऐसा लगता है तो जरूर से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोज इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसको मैं लेकर के रोजाना आ रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोज ऑलरेडी डाल रखे हैं
उन सभी को आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम के लिए काफी बूस्टअप यहाँ पे होने वाला है, काफी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है और आपके एग्जाम में नंबर जरूर बढ़ने वाले हैं अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं। पहले आप लेक्चर को सुनते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्विज करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मेमोराइज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे में आप इन प्रश्नों को काफी अच्छे से और काफी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो दलित वर्ग के थे, है ना। तो वो अपने थे KR नारायण, ठीक है। 1997 से लेकर के 2002 के बीच में ये यहाँ पर इनका चुनाव हुआ था और ये पहले दलित वर्ग के ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति शासन पर लागू हुए थे। और आपको पता होना चाहिए कि अभी के टाइम पे जो रामनाथ कोविंद जी हैं, ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि दलित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो वैज्ञानिक और अविवाहित थे, है ना। इनको तो कौन नहीं जानता, इनको तो पूरी दुनिया जानती है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दैट इज APJ अब्दुल कलाम, है ना। और APJ अब्दुल कलाम कब से कब तक रहे थे भारत के राष्ट्रपति, तो वो 2002 से लेकर के 2007 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और इसलिए और उन्होंने साइंस के क्षेत्र में काफी अच्छे काम किए थे। जो भारत का अग्नि मिसाइल है ना, पटना के नाम से जिसे जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, ये सारी मिसाइलों का जो डेवलपमेंट था वो अपने APJ अब्दुल कलाम ने किया था, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान दिवंगत हो गए थे, है ना। हु डिड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट टर्म, अपने कार्यकाल में किनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पहली बार महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो पहली बार महिला राष्ट्रपति भारत में बनने वाली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, है ना, ये यहाँ पर बनी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, 25 जुलाई 2017 को निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के प्रतिद्वंदी कौन थे, है ना। ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया एग्जामों में, तो इसलिए मैं इसको लेकर के आया कि राष्ट्रपति का प्रतिद्वंदी कौन था। हालांकि ये लेटेस्ट भी है, तो ऐसे में इसे याद रखना जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो PM संगमा थे, है ना, ये यहाँ पर इनके प्रतिद्वंदी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। एक्चुअली आपको पता होगा कि जो भारत का फंडामेंटल राइट है, यानी कि आपका जो मूलभूत अधिकार है, वो भारत में अगर नेशनल इमरजेंसी लग भी जाती है ना, या फिर अगर ऐसा कोई राष्ट्रीय आपात लग जाता है या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो भी आर्टिकल जो 19 है ना, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता, है ना। आर्टिकल 19 में क्या होता है, आपकी आर्टिकल 19 में जो है वो कहीं भी जाने या घूमने का अधिकार होता है, हालांकि ये सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल जो 21 होता है जिसमें जीवन जीने का अधिकार होता है ना, वो सस्पेंड नहीं किया जाता। तो आर्टिकल 19 अगर सस्पेंड होना है तो वो कब हो जाएगा, जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, यानी कि सशस्त्र विद्रोह के टाइम पर इस इस अनुच्छेद को भी रिमूव कर दिया जाता है और आपको कहीं जाने, घूमने या फिर भाषण देने का अधिकार जो होता है, वो सब राइट टू स्पीच, एक्चुअली राइट टू एक्सप्रेशन जो होता है, वो सभी के सभी राइट खत्म कर दिए जाते हैं अगर इस तरीके का आपात की घोषणा होती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 59 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके द्वारा शपथ ग्रहण करता है। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो शपथ ग्रहण किसके द्वारा करता है ना। तो शपथ ग्रहण उसको राष्ट्रपति दिलाता है। ऐसी अगर इससे क्वेश्चन अपोजिट पूछा जा सकता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किसके द्वारा शपथ ग्रहण करता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं करता, बल्कि भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का काम करता है वो अपने उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है ना। नेशनल इमरजेंसी कैन रिमेन इन इफेक्ट विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अप्रूव हो जाने पर कब तक राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगी रह सकती है। तो आपको बताना है क्या अधिक से अधिक 1 साल तक, 3 साल तक, 3 माह के लिए या अनिश्चित काल के लिए लग सकता है। तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अनिश्चित काल तक के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन या फिर नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। बस उसके लिए क्या होनी चाहिए कि पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। हुज गवर्न द यूनियन टेरिटरी, अपने भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरी है। अगर आपको उनके नाम पता है
तो कमेंट बॉक्स में जरूर उन सभी 8 टेरिटरीज के नाम बताइए और यहाँ पे आप आंसर दीजिए कि हु इज गवर्नर इंडियन टेरिटरी। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक जो होता है वो वहाँ का गवर्नर होता है और उसके द्वारा ही उसकी शासन की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद लास्ट प्रश्न आएगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे, है ना। जो स्वतंत्र भारत हुआ हमारा तो उसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर प्रसाद, तो उनके ऊपर वो कहाँ से थे, है ना। तो राजेंद्र प्रसाद जो जी थे वो बिहार से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहला ही प्रश्न था, वो कहाँ से थे, बिहार से थे और इन्हें आपको जानना चाहिए। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, अभी तक आपने काफी अच्छा यहाँ पे स्कोर किया होगा और आपके जो भी स्कोर हैं वो आप मुझे जरूर शेयर करिएगा, जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके की चीज़ों को आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझे मोटिवेट करिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ये प्रश्न है कि किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं लौटाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कि ऐसा कौन सा विधेयक होगा जिसे राष्ट्रपति पुनः नहीं भेज सकता है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई बिल पास हो गया है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, उस पर उसे प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, तब जाके वो बिल बनता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं साइन करता है तो उसे लौटा सकता है, अपने पास रख सकता है ना, या फिर उस पर कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए बोल सकता है। तो ऐसे में ये कौन सा बिल होगा जिसके ऊपर वो नहीं बोल सकता, तो वो होता है धन विधेयक, है ना, मनी बिल होता है। क्योंकि मनी बिल को वो क्यों नहीं पुनर्निर्वाचन के लिए भेज सकता, ये भी जानना जरूरी है। तो मनी बिल को पुनर्निर्वाचन के लिए इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि मनी बिल को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। जब राष्ट्रपति ने पहले ही अनुमति दे दी है तो उसके ऊपर फिर ऐसा कुछ बचता नहीं है कि जिसे वो प्रेसिडेंट दोबारा से लौटाए, है ना। तो इस तरीके से वो ऐसा नहीं कर सकता। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला अब हो गई है खत्म और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा होगा तो आप जरूर इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, ठीक है। और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।